नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज सदन की कार्रवाई के दौरान ये चर्चा चली कि कहीं ना कहीं माइनिंग पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत है। इससे पहले लिकर पॉलिसी को रिविजिट करने की बात भी होती है। साथ साथ आपको बताते चले, कहीं ना कहीं और भी ये कहा जाता रहा कि बाहर के जो इन्वेस्टर आ रहे हैं वो गलत है, उनकी जमीन नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वो लोकल लोगों को रोजगार नहीं देते हैं। चिंता की बात है। यहां तक ये भी कहा गया कि यहां पर पाबंदी लगनी चाहिए शराब पर। यह भी कहा गया कि जो लोग सरकारी जमीन पर बैठे हुए हैं उनको मालिकाना हकूक दिए जाने चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इस पर स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है कि 60,000 से ज्यादा जो डेली वेजर्स हैं उनका क्या होगा, क्या हाल है, इस पर कोई ज्यादा चिंता नहीं की जा रही। हालांकि जब लाठीचार्ज हुआ था सबको हमदर्दी आई थी, चाहे भाजपा हो चाहे उमर अब्दुल्ला हो। कमेटी गठित करने का भी फैसला किया गया, लेकिन सदाकत यह है कि 1994 के बाद से लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। इनकी व्यथा हम शब्दों में नहीं सुना सकते हैं। शब्दों में कैसे सुनाएंगे? कुछ ऐसे भी इम्प्लाइज हैं, अगर पीडीडी की बात करें, वो काम करते करते वो अपाहिज होते हैं, जिनको हम दिव्यांग कहते हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई न्याय नहीं मिला। अगर हम पीएचई के डेली वेजेस की बात करें, पीडीडी के डेली वेजेस की बात करें, वो 60 साल की उम्र के बाद एक ठेला लेकर के, यानी एक सिंगल पैनी भी उनको नहीं मिलती है, उनको रिटायर्ड कर दिया जाता है। इन पर कोई ध्यानता से विचार वर्ष नहीं कर रहे हैं। सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, लेकिन इनका दर्द, दुख, उसका पैमाना वहीं पर वहीं रहा। इनकी बात सुनकर के हर एक व्यक्ति के आंसू छलक जाते हैं, लेकिन ये जो जीते हुए नुमाइंदे हैं इनको रत्ती भर भी तरस नहीं आता है। जब विपक्ष में रहते हैं तो इनको याद आती है कि वोट बैंक है हमारा, तो इनसे बातचीत करनी चाहिए। इनके धरनों प्रदर्शनों में भी बैठते हैं, लेकिन कुर्सी मिलते ही याद भूल जाती है। लेकिन एक प्रयास जरूर हो रहा है। अगर उस प्रयास के माध्यम से कुछ बना तो हो सकता है कि सबके लिए वो गले की फांस बन जाएगी। एक निजी मेंबर बिल यानी प्राइवेट मेंबर बिल लाया जा रहा है, जिसको लॉ डिपार्टमेंट से मंजूरी मिल गई है। गेंद अब एलजी के पाले में है। क्या उस बिल को हाउस के अंदर लाया जाता है? जब उस बिल को हाउस के अंदर लाया जाएगा तो कोई भी सियासी जमात ये मना नहीं कर पाएगी कि हम इसके हक में नहीं है। बिल कब आएगा ये बात की बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं डेली वेजर्स की सुध कोई नहीं ले रहा है। और 20 तारीख से डेली वेजर 72 घंटे की हड़ताल पर जा रहे हैं और 21 को डेली वेजर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि सदन की कार्रवाई चल रही है, तभी सुनवाई होती है जहां हाउस में प्रोसीडिंग चल रही होती है। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। लाजमी भी है, राजेंद्र सिंह ताज हमारे साथ जुड़े हैं, डेली वेजर्स की रहनुमाई करते हैं। ताज साहब आपका स्वागत है। पूर्णिमा शर्मा फॉर्मर डेप्यूटी मेयर हैं, बीजेपी की बड़ी नेता हैं और विद्यार्थी परिषद से इन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया था और आज भाजपा की बड़ी नेता हैं। मोहम्मद इमरान काजी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं और जगदीप सिंह, इन्होंने भी डेली वेजर्स के बड़ी खबरें की हैं, सहाफत से सियासत तक, यानी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इन सब से हम विस्तार से बातचीत करेंगे। पहले राजेंद्र सिंह ताज से पूछते हैं। ताज साहब, क्या सोच करके आपने 20 को 72 घंटे की काम छोड़ो हड़ताल करने का फैसला लिया है? विनोद जी, जैसे असेंबली सेशन 3 मार्च को शुरू हुआ, उससे पहले हमने 27 फरवरी को जी एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया था और जम्मू की सड़कों पे मार्च किया था। 89 एमएलए जो हमारे चुन के गए सभी पार्टियों से कि उनकी आंखें खुलें। उससे पहले, उसके बाद 2 मार्च को हम लीडर ऑपोजिशन को मिले। हम लोग ये चाहते थे कि सब लोग मिलके इस मसले को हल करवाएं। 27 फरवरी से लेके हमने फिर उसका घोषणा की थी, अगर 7 को उमर साहब हमारे लिए कोई घोषणा नहीं करते, हमारे हक में रेगुलेशन पॉलिसी घोषणा नहीं करते, हम 10 मार्च को डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोटेस्ट करेंगे। जम्मू का प्रोटेस्ट जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जम्मू में हुआ, सांबा में हुआ, कठुआ में, बिलावर में हुआ, उसके बाद पुंछ राजौरी में हुआ, रियासी में हुआ, उधमपुर में हुआ, रामबन में हुआ, डोडा में हुआ, किश्तवाड़ में हुआ और भी
कई सब डिवीजनों में प्रोटेस्ट हुआ, सभी जज कैजुअल ऑफ डेली वेजेस निकला। हमारी गुजारिश ये है कि अगर कैबिनेट सब कमेटी की 2014 की रिपोर्ट सरकार के पास पड़ी है तो सरकार को एक नई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं थी, सरकार को उसी को आगे चलना चाहिए था। लेकिन ये कहा जाता कि स्टेट रीऑर्गेनाइज हुआ तो ये चीजें चली गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ, स्टेट रीऑर्गेनाइज हुआ तो 89 एमएलए को जब स्कॉर्पियो देनी थी या उनकी 2 महीने वेजेस पे का मसला आया तो वो मेरे ख्याल 1-1.5 महीने में उन्होंने हल करवा लिया सभी ने मिलके। तो इस 30 साल मसले को, पुराने मसले को हल क्यों नहीं कराया जाता? अगर गिरीश चंद्र सक्सेना जी ने 94 से पहले जितने लोग लगे थे, उस टाइम के गवर्नर थे, उन्होंने SRO 64 लाके सबको एक रिलीफ दिया। और हर एक पार्टी का बंदा ये कहता है ये ह्यूमन इशू है, तो इसको इंसानी मुद्दा है, इंसानी तौर पे देखा जाए, ना कि इस पे बार बार जब हम मार खाएं 10 मार्च को तो 11 को या 10 को ही असेंबली में अपोजिशन लीडर बोले और रूलिंग पार्टी के उमर साहब बोले कि हम इनके लिए कमेटी बना रहे, तो भैया कमेटी से हमारा मसला हल नहीं होता। हम 3 साल से प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो रेगुलेशन कर रहे हैं, ना कि कमेटी के लिए। चलिए पूर्णिमा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, इमरान काजी भी जुड़े हैं, जगदीप सिंह भी जुड़े हैं। शुरुआत जगदीप जी से करता हूँ। जगदीप जी, दिल के छाले जल उठे सीने की आग से और घर को आग लग गई घर के चिराग से, ये भर्तियां आपके दौरान यानी एनसी और कांग्रेस के कार्यकाल में ज्यादा हुई थी और अभी आप सरकार का हिस्सा है, कुछ कर दें। खर्चे के लिए वो रोड जो है वो ठीक रहेगा। और सर इसके साथ ही जो स्किल डेवलपमेंट है सर, इसमें और एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा क्योंकि R&B का ही सेक्टर है, मगर रोड एक काफी अहमियत का। जी जगदीप जी, जगदीप जी सवाल आपने सुन लिया होगा। सबसे पहले मैं ताज भाई को भी कहूंगा, निश्चित तौर पर उनकी उत्तेजना, उनका आक्रोश और वो बढ़ता हुआ रोष अस्थायी और अनुबंधित कर्मचारियों में निश्चित तौर पर समुचित भी है और न्यायोचित भी है। लेकिन कुछ एक बातों पर आपको बराए मेहरबानी गौर करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि एक मर्तबा फिर से हजारों की तादाद में एक बेहतर भविष्य की राह देख रहे हमारे अनुबंधित और अस्थायी कर्मचारी फिर से राजनीति का शिकार। आपको समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस घृणित सोच के साथ देश या प्रदेश में बड़े मंचों पर, जो पब्लिक मंच है जिसे हम विधानसभा या देश की संसद के तौर पर जानते हैं, कैसे दिग्भ्रमित करती। मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा, बीते दिनों जब 3 जघन्य हत्याओं का मामला सामने आया, कथित हत्याओं का, तो उस वक्त बड़े नेताओं ने इन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया, आतंकवादी घटना है, आतंकवादी घटना है। और अभी मैं पढ़कर हटा हूं 2 दिन पहले की खबर कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि ये एक हादसा था। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो ये जो राजनीति करते हैं, क्योंकि पुलिस ने अगर लाठियां भांजी तो उस सरकार पर आरोप लगाना जिसके पास पुलिस आई नहीं। रही बात समिति की, आप मुझे बताइए 2014 और आज 2025 है, 11 सालों के बाद अगर सरकार हजारों की तादाद में अलग अलग महकमों के अनुबंधित या स्थायी कर्मचारियों को नियमित करना चाहती है तो एक रोड मैप तो चाहिए होगा। ये तो तय करना पड़ेगा ना कि अगर इतनी बड़ी तादाद में जब इतने कर्मचारियों को नियमित करना है तो वित्तीय मामलों को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बड़े साफ शब्दों में कहकर अपनी बात पूरी करूंगा, मरकज में भारतीय जनता पार्टी है और प्रदेश के अंदर पुलिसिंग लॉ अबाइडिंग एजेंसीज का कंट्रोल उसके पास है। तो ये 2 बातें समझ लीजिए, भाजपा जो है वो परोक्ष रूप से नहीं चाहती कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की गठबंधन की सरकार को ये सेहरा अपने सर पर बांधने का मौका मिले कि उन्होंने तमाम कर्मचारियों को नियमित कर दिया। तो परोक्ष रूप से जो है वो रोड़े अटकाए जा रहे हैं। यही कारण है कि हजारों करोड़ की कटौती पूर्णिमा शर्मा जी, एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। बाकी कहानी मैं आपको 2014 की आखिरी कैबिनेट की बात में बताता हूँ। जी पूर्णिमा जी, आप पर यानी भारतीय जनता पार्टी पर मिसलीड, जनता को मिसलीड करने का आरोप लगाया जा रहा है। जी पूर्णिमा जी, चलिए पूर्णिमा जी का कनेक्शन कट गया है। इमरान काजी जी से पूछ लेते हैं। काजी साहब, हाउस के अंदर, पूर्णिमा जी आप मुझे सुन पा रही हैं? नहीं, उनका कनेक्शन। काजी साहब, हाउस के अंदर श्यामलाल शर्मा
जो उस वक्त कैबिनेट कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने कल हाउस के अंदर ये तकरीर में कहा है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती थी कि डेली वेजेस को रेगुलराइज किया जाए, इसलिए आखिरी कैबिनेट मीटिंग में जो कैबिनेट सब कमेटी की रिकमेंडेशन थी उन पर गौर ना करते हुए एम्प्लॉइज को 58 से 60 साल रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी गई। क्या कहेंगे काजी साहब? देखिए विनोद जी, यहाँ पे हमारे भाई अपने जो डेली वेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, राजेंद्र सिंह ताज। बात है कि नहीं हो पाया ये, राजेंद्र जी, मैंने कहा बड़े दुख की बात है कि नहीं हो पाया ये किसी भी गवर्नमेंट से अभी तक। ये बैकबोन है इस वक्त सोसाइटी की। यही लोग हैं जो इस वक्त बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनको चला रहे हैं। जहाँ पे आपके पास परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं है, यही लोग हैं जो आज पीएचई को और आप देखेंगे पीडीडी को कंप्लीटली ये डेली वेजेस लोग चला रहे हैं। और इस इन्फ्लेशन के टाइम पे, इस महंगाई के टाइम पे कैसे ये इस सैलरी पे गुजारा कर रहे हैं, इसका मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता है आज के टाइम पे। बाकी रही अब कुछ चीजें यहाँ पे आपने बात उठाई, 2014 कैबिनेट की बात उठाई, श्यामलाल शर्मा साहब उसमें कैबिनेट मिनिस्टर थे तब। मुझे यकीन है कि वो ये भी बताते कि एक पूरा रोड मैप उस वक्त तैयार हुआ था, कैबिनेट का अप्रूवल आया था उसके लिए कि किस तरीके से रेगुलाइज किया जाएगा, उसमें क्राइटेरियाज क्या होंगे, वो सब कुछ होगा, इनके नंबर्स उस वक्त प्रॉपर होंगे। अब देखने वाली बात यह है, चलो इन एनी केस हम कहते हैं ये लोग हमारा एक्सक्यूज ही माने कि उस वक्त सैलाब की वजह से ये सब कुछ रह गया, 2014 में जो सैलाब आया उसकी वजह से ये सब कुछ रह गया, लेकिन वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो मौजूद थे उसके 2014 की गवर्नमेंट के जो उसके बाद जहां पे गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई बीजेपी और पीडीपी की, उनके पास तो ये मौजूद थे। उनको कर लेना चाहिए था। उसी जो चीज आज वो सवाल उठा रहे हैं वो क्यों नहीं उस वक्त उसको उसी चीज को आगे इंप्लीमेंट कर लेते और आगे उसी पे चले। उनके पास उस वक्त आंकड़ा भी था, कोई रह भी नहीं गया था, क्योंकि उस वक्त वो सारा कुछ डाटा एनालाइज किया हुआ था, उनका पूरा रोड मैप तैयार किया हुआ था। उसी को अगर कुछ ऑल्ट्रेशन करनी थी, कुछ करनी थी, कर सकते थे। बीजेपी जो आज यहाँ पे ये कह रही है कि अगर हमारी सरकार होती तो हम इसको करते, मुझे ये बताइए कि सरकार का ये पूरे हैं, डबल इंजन की सरकार तो थी यहाँ पे तक, इवन कि उसके बाद जो एलजी आए तो वो भी तो उन्हीं के कंट्रोल में थे, उन्हीं के लाए हुए थे। इसका मतलब 10 साल से बीजेपी कंटिन्यूअसली यहाँ पे डबल इंजन की सरकार चला रही थी। इन्होंने कितने इनके साथ प्रॉमिसेस फुलफिल किए, इन्होंने कौन सी कमेटी फ्रेम की, इन्होंने कौन सी इनके लिए रोड मैप तैयार किया, इन्होंने कौन सी चीज इनके लिए की, मैं आज ये जानना चाहता हूं। ये तो छोड़िए, रेगुलाइजेशन की बात तो छोड़िए विनोद जी, मुझे सिर्फ ये भाजपा के लोग बताइए, डबल इंजन की सरकार होते हुए भी ये लोग मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं इनके लिए अप्लाई कर पाए यहां पे। बड़ा अफसोस होता है। और आज ये लोग इनको गुमराह कर रहे हैं। मैं इनसे, जगदीप जी, इनसे गुजारिश करना चाहता हूं, और हर एक एम्प्लॉय से जो डेली वेजेस कंट्रेक्चुअल और ये जो अपने यहाँ पे एडॉक बेसिस पे हैं, इन सब से गुजारिश करता हूं कि किसी भी पॉलिटिकल एजेंडे में नहीं फंसना। ये इस वक्त आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्टैंड विद द उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला। पूर्णिमा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? आई एम ऑडिबल पूर्णिमा जी? मेरी आवाज आ रही है विनोद जी? जी, आपकी बात आ रही। पूर्णिमा जी, इनका ये आरोप है कि आप चाहते तो अपने कार्यकाल में इंजन डबल लगाए थे आपने, लेकिन डेली वेजर्स को धक्का नहीं दे पाया। डबल इंजन की सरकार। विनोद जी, विपक्ष हमेशा आरोप प्रत्यारोप तो करता ही रहता है। ये इनका प्रकरण रहा है, चाहे जगदीप जी हो, चाहे मेरे फासिल वक्ता जो अभी बोले वो हो। लेकिन इनका 96, 97 के आरोपी कौन है? इनकी भर्ती का कारण कौन है? जो बल्क में इन्होंने भर्ती करी, और तब इन्होंने कोई रोड मैप क्यों नहीं बनाया? क्यों रोड मैप बनाए बिना इन्होंने इतनी भर्ती कर दी? नहीं विनोद जी, विनोद जी, मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ इनको, प्लीज ना। छोड़ो, देखिए, 2019 में ये हम आरोपी नहीं थे, हमने
हमने रोजगार देने की पॉलिसी फ्रेम की थी, उसमें कंप्लीटली लिखा हुआ था कि ये डेली वेजेस पे काम करेंगे, कम से कम हमारी नीयत थी रोजगार देने की। ये क्या बात कर रहे हैं? ये उन लोगों से पूछो जो आज कम से कम घर तो चला पा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो है। आपके भर्ती किए हुए लोगों को 500 रुपया मिलेगा। एक साल के लिए कमेटी बन गई, कमेटी फ्रेम हो गई और एजेंडा का जो मुख्य मुद्दा था उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। काम तो कर रही है सरकार, जो डुएबल काम है वो कितनी एफिशिएंसी के कर रही है। बट भाई साहब आप भी जानते हैं कितने मुद्दे उन्होंने जो हल करने चाहिए थे उनको ना नकारते हुए कभी 370 को असेंबली में ले आते हैं, कभी किसी और आतंकवादी मुद्दों को यहाँ पे डिस्कशन में ले आते हैं। तो जो उन्होंने डेली वेजेस पे बोलिए, डेली वेजेस पे आपने 10 साल डेली वेजेस पे क्या किया उस पे बोलिए। 370 रहने दीजिए आप प्लीज। एग्जाम्पल दी कि आज डेली वेजेस पे बात कीजिए मैडम, आप छोड़िए, आप 370 35 को छोड़िए, स्टेटहुड को छोड़िए। आप लोगों को ये बताइए कि आपने पिछले 10 सालों में इन डेली वेजेस के साथ क्या किया, आप ये बताइए। आप हमें बताइएगा कि आप लोगों को इस चीज का जवाब दे दीजिए कि 10 साल में डबल इंजन की सरकार ने इन डेली वेजेस के लिए कौन सा रोड मैप तैयार किया, इनको कितनी रेगुलाइजेशन मिली, इनको क्या बेनिफिट मिले डबल इंजन की सरकार को, जो डबल इंजन की सरकार से। आप लोगों को ये बताइए। आप 370 की बात यहाँ पे नहीं कीजिए, हम यहाँ पे 370 को डिस्कस करने के लिए नहीं है, हम यहाँ पे स्टेटहुड को डिस्कस करने के लिए नहीं है। प्लीज आप ये बताइए, ये छोड़िए, आप इस चीज को प्लीज आप इस चीज, आप रेगुलाइजेशन को छोड़िए। आप ये बताइए कि आपने इनके लिए डबल इंजन की सरकार में मिनिमम वेजेस एक्ट भी अप्लाई नहीं किया, आप वो तक नहीं दे पाए, और आज आप हमें बोलते हैं कि हमने ये गलत भर्तियां की है। हमने सत्ता हटा ली और सत्ता हटाने के बाद अपनी सत्ता का भोग भोगने के लिए बैठ जाते हैं और डुएबल कार्यों को एक तरफ रहने देते हैं। जी, अब ताज साहब कुछ कहना चाहेंगे? कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा आवाज बन के रही और रहेगी। जी ताज साहब आपने सबको तो देखा आ रहे हैं, कितनी आवाज बनी आपने, कितनी लाठियां बरसाई आपने इनको 10 सालों में, आपने क्या हालत की इनको। 45-45 डिग्री में आपने अपने दफ्तर के बाहर इनको बिठा के खड़ा करके रख दिया। इन्होंने आपने तो इनकी आवाज तक नहीं सुनी, आपने तो इनकी आवाज तक नहीं सुनी। आप इनकी आवाज बनेंगे आज। आप आज इस गवर्नमेंट पे सवाल उठा रहे हैं, ये बताइए पहले आप अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए। आप लोगों के सामने इन लोगों के सामने ये रिपोर्ट कार्ड रखो कि हमने 10 साल में कितनी कोशिश की, हमने 10 साल में कितनी रेगुलेशन की 60,000 में। सरकार बनी थी, आपने देखा तुरंत हमारे मुद्दे। चलिए ताज साहब पूर्णिमा जी, ताज साहब ने सभी पॉलिटिकल, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी में रिप्रेजेंटेटिव रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बात ध्यान से सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए ध्यान से। आप अपनी बहसें जो पॉलिटिकल मंच बना के यहाँ कर रहे हो, मेरी बात ये, मैंने पहले कहा ये इंसानी मुद्दा है, इसको पॉलिटिकल नजर से ना देखा जाए, सियासत की नजर से ना देखा। इंसानी मुद्दा है और इसको हल करना चाहिए। मैं मेरी बड़ी बहन पूर्णिमा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात सुनिए। इनको रेगुलराइजेशन का इनका मैनिफेस्टो में मुद्दा था, क्यों रेगुलराइज नहीं कर रहे? मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि जिसने मुझे जख्म दिया आज वो पॉलिटिकल सत्ता की बस पे सवार है, और जो मलम लगा रहा है वो सत्ता की बस से नीचे खड़ा है। मुझे 96 से लेके आज 2024-25 आप बताइए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, जो आप 3 प्रवक्ता बैठे हैं, क्या वो सत्ता में नहीं रही? क्या आपके पास मौका नहीं था? मैं पहले एनसी के मेरे भाई से शुरू करूं, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। 96 से लेके 2002 तक आपके पास मौका था, फिर 2009 से लेकर 14 तक आपके पास मौका था। उसके बाद मैं आता हूं मेरे जगदीप भाई कांग्रेस के प्रवक्ता से, 2002 से 2014 तक आप सत्ता में रहे, आप आज फिर आप सत्ता में भागीदार हैं। मैं श्यामलाल शर्मा जी की रिक्वेस्ट करूंगा, 2004 या 5 से वो लगातार मिनिस्टर रहे 2014 तक, वो लास्ट कैबिनेट सब कमेटी की बात करते हैं, 5 से लेकर 14 तक उनके पास भी 5, 6, 8 साल थे। अगर वो चाहते, क्यों ये जरूरी हो जाता है कि लास्ट जब वोटिंग का टाइम आता है, सरकार का टाइम पूरा होने वाला है, तो तब कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट रखी गई, वो पहले क्यों नहीं, 1 साल पहले क्यों नहीं रखी गई?
दूसरा मैं आता हूं 14 से लेके 18 तक बीजेपी और पीडीपी की सरकार रही। अगर बीजेपी के साथी चाहते, डबल इंजन सरकार थी। माननीय प्रधानमंत्री जी जो 2013 में एक ललकार रैली में जम्मू के स्टेडियम में ये बोला, जब वो बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन कमेटी चेयरमैन थे, कि उनके सामने जुगल जी ने बोला था, जो स्टेट के उस टाइम बीजेपी के प्रेसिडेंट थे और जम्मू पुंछ से लोकसभा के मेंबर कैंडिडेट थे बीजेपी के, उन्होंने कहा था जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद अगर कोई बड़ा मसला है, वो 61,000 कैजुअल डेली वेजर है। तो उसके बाद वो 2020 में एलजी साहब के पास हमारे साथ गए। 2020 से लेके 2024 तक एलजी साहब ने कहा था कि हम डीडी सिलेक्शन आपका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। क्यों नहीं बीजेपी के साथी ने दिल्ली में अप्रोच किया कि इनको वन टाइम पैकेज देके सेटल किया जाए। इसलिए जख्म आप सब ने दिए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस असेंबली में, इस असेंबली सेशन में सब मिलकर इस मसले का हल करवाया जाए। इसको पॉलिटिकल एंगल से ना देखा जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं। 94 से लेकर आज तक लगातार कई लोग 60 साल के होके घर चला गए, कई लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए और कई लोग ना इलाज करवा पाए। उनके बच्चे आज दर्द खजल हो रहे हैं। इसलिए 20 मार्च से लगातार हम 72 घंटे काम से हड़ताल पे जा रहे हैं। 21 को हम फिर जम्मू की सड़कों में होंगे। उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रूलिंग पार्टी की है, उमर साहब की है। कि उमर साहब आज भी 6 महीने का टाइम ले रहे हैं कि 9 से 14 तक उनके पास टाइम था। आज ये टाइम देने के लिए कोई भी कैजुअल डिलीवरी तैयार नहीं है। इसके साथ हमारा 72 महीने का पेंडिंग है। अगर आप चाहते हो कैजुअल डिलीवरी, आप सर्जरी हमारी करना चाहते हो कि ये कैसे लगे, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है, लॉ की लेना चाहते हो तो ले लो, यूटी के तरफ पे हमें वो दे दो जो वेज उनको मिल रही है, 45,000 दे रहे हो। हम महीना 2 महीना वेट कर लेंगे, लेकिन आप दोगे कुछ नहीं और 6 महीने का टाइम लोगे, ऐसा नहीं चलेगा। जी जगदीप जी, आप क्या कहेंगे? आपने भी, आप 2002 फिर 14 तक भी आप रहे। आता हूँ काजी साहब, आपके पास आता हूँ। आपने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, कैबिनेट सब कमेटी की बनाई बस। विनोद जी, मैंने सबको संयम से सुना है। ताज भाई को मैं फिर से बड़े प्रेम पूर्वक अनुरोध करूंगा, बराए मेहरबानी अपने पर्टिकुलरली विभाग को अपनी नजरों के सामने थोड़ी देर के लिए अलग कर दें और तमाम अनुबंधित और अस्थायी कर्मचारियों को एक बार की दोबारा से मैं उस मार्मिक और दारुण विवरण को चित्रित करने जा रहा हूं। सुनिए ताज भाई, सुनिए, हम आपके दुश्मन नहीं है, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। अब जरा मादा रखिएगा सुनने की। सबसे पहली बात, आपने कांग्रेस पे उंगली उठाई। एक साल, एक वक्त, एक समय बता दीजिए जब कांग्रेस जम्मू कश्मीर में बहुमत के साथ सत्ताधीश में शामिल हुई। बावजूद उसके वजीर कमीशन की रिकमेंडेशन आजाद साहब के समय में हुई, जो 8 जिले बढ़े, जिसकी वजह से वो कुवत बढ़ी ताकि और कर्मचारी जो है वो नियमित किए जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात, विनोद जी, आपने भूमिका में कहा था, मैं फिर से बता दूं। मुझे याद है मुबारक मंडी में वो डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस, जिसके बाहर कभी होम गार्ड वाले बैठा करते, आज कोई उनका नाम भी लेता है। मुझे याद है हर 31 दिसंबर को हम अपने पत्रकारों को भेजा करते थे प्रेस क्लब के बाहर, और मैं यहां आज ये कहना चाहता हूं कि प्रेस क्लब प्रबंधन ने भी वहां पर बंदिशें लगा दी, जहां पर लोग समझते थे कि उनकी आवाज उठाई जा सकती है, प्रोटेस्ट वहां पर करने की मनाही कर दी गई। हम हर साल हर पर्व पर जब वहां पर अपने पत्रकारों को भेजते थे तो टेंट लगाकर तंबुओं में एग्जीबिशन ग्राउंड में बैठे लोगों को, दिन को छोड़ दीजिए रात को भी बैठे उनको शूट करते थे। पीडीडी के ऐसे कर्मचारी थे, किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, किसी की आंख नहीं थी, कोई जान से चला गया था। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जब आप तमाम विभागों में नजर मारेंगे, मैं एक और विभाग जोड़ देता हूं जिसकी कभी चर्चा ही नहीं हुई, वन विभाग। पिछले कुछ सालों में एक नया डिपार्टमेंट बनाया। अब सुनिए जरा एक मिनट, नया डिपार्टमेंट बनाया जो जड़ी बूटियों की खोज करेगा, मेडिसिन की खोज करेगा, उसमें भर्ती की गई। और अब ये जो आरोप लगा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, मैं प्रवक्ता नहीं हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इमरान भाई बताएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जो रहबरे खेल में, रहबरे जरात में, रहबरे तालीम में हजारों लोग नियमित हुए, क्या आप उनकी नियमित, जो उनको नियमित किया गया उस पर भी सवाल उठा रहे हैं? ये कह देना कि सरकार ने पहले अस्थायी तौर पर अनुबंधित किया, बाद में उनको नियमित किया गया, मैं तो ये वेजर्स कोई की बात घोटाला था, कोई धोखा था? डेली वेजर्स की बात कर रहा हूं मैं वही आ रहा हूं। वो भी विनोद जी, वो तमाम लोग रहबरे खेल, रहबरे जरात और रहबरे तालीम तमाम डेली वेजर थे पहले, बाद में उनको नियमित किया गया। ये एक रास्ता था जिस पर चलकर बेरोजगारी से लड़ा जा सकता था। तो मैं यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपने अभी जो बोला कि वो पहले कैजुअल डेली वेजर थे, मैं वो स्कीम के तहत आपको
हमारे जो 47 डिपार्टमेंट हैं उनमें जो कैजुअल डिलीवरी लगा है वो एक अलग चीज होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में जो लगा जिसको 100 मिलता है वो एक अलग इशू है। वो यही तो प्रॉब्लम हुई है। मेरी बात सुन लीजिए पूरी, मैं आपको क्लियर कर ताज भाई अगर मेरी बात आप नहीं सुनेंगे मैं आपकी नहीं सुनूंगा। मैंने आपको नहीं किया, मैंने आपको नहीं किया भाई साहब, मैंने आप सब चीजों को मिक्स कर रहे हैं। आप ये इल्जाम लगाना बंद कीजिए साहब, कि हर पॉलिटिकल पार्टी आप भाई साहब आप सब अगर हम आपके खिलाफ होते तो ये भैया समिति नहीं आप सब चीजों मिक्स कर रहे हैं। अलग है, जिरात अलग है, नंबर अलग है। कैसे इल्जाम लगा सकते हैं कि सरकार संज्ञान नहीं ले रही? आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? सरकार ने समिति बनाई है कि नहीं बनाई है? आप मुझे ये बताइए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट पेट भरने वाला नहीं है, अब सुनने को तैयार नहीं, आप सुनने को तैयार नहीं, समिति के लिए नहीं लड़ रहे, वो रेगुलेशन के लिए लड़ रहे हैं। आप झंडा बरदार हो सकते हैं, एनसी प्रशासन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप भी अकेले उनके लिए चिंतित इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सब चीजें मिक्स मत कीजिए। मैं फिर से पूछ रहा हूं, अलग लोग हैं। अरे भाई जब प्रदेश सरकार के पास वित्तीय मामलों का अख्तियार ही नहीं है, आप समझ क्यों नहीं रहे? भैया बच्चे मरकज में बैठी सरकार को ये कमेटी बजट बना से रही है। हटाने नहीं चाहिए थी। कमेटी क्यों बना रहे हो फिर? सरकार भी लेने का अधिकार है, एमएलए की पे नहीं आ रही वो अधिकार है। गाड़ियां खरीदने का अधिकार है, स्कॉर्पियो लेनी थी वो अधिकार है। तो जब should be condemned, आएगा it should be condemned, अधिकार नहीं है, it should be मैं माफी condemned, चाहूंगा भाई it साहब, must be ऐसा condemned, सिस्टम नहीं है। must be taken सरकार एक काम से देखेगी। आज पीडीडी की रेगुलेशन स्टार्ट है, पीडीडी वाले भी हमारे तरफ लगे, हमारे लिए कौन सी आपने सरकार ने आंख बंद की है? ये बात गलत है जो आप कह रहे हो। आप बड़े भाई हो हमारे, आप बहुत सरकार ने इस विषय को आप दो चीजें मिक्स कर रहे हो। मिक्स अलग कैजुअल डिलीवरी अलग मुद्दा है, स्कीम वर्कर अलग होते हैं। उड़ते हुए घोड़े को चाबुक नहीं मारा जाता, 90% सेंटर देता है, 10% स्टेट देती है, वो एक अलग इशू है, हमारा इशू अलग है। समझ रहे आप? हम बनी है ना, बनी है ना, स्टेट के खजाने से पैसा लेते हैं। आज भी सरकार चाहे मरकज में पता लग सकता है कभी नहीं डिलीवरी कितने हैं और सरकार को सरकार के सर पर एक दिन में रिपोर्ट देगा नहीं बता रहा हूं मैं, कितना सरकार से हर महीने ड्रा करते हैं। चलिए आप काजी सुन साहब, नहीं रहे हो, आप सुनाए जा रहे हो, सुन रहे नहीं। ताज भाई तो सुनने को तैयार नहीं। इमरान भाई आप मुझे इतना बता दीजिए कि आपने कहा है सैलाब के कारण ये डेली वेजर का मसला रह गया। सैलाब के कारण 58 से 60 वाला इशू नहीं रह गया, वो आपने कर दिया क्योंकि आपको इलेक्शन जीतनी थी। नहीं देखिए विनोद, नहीं विनोद जी, देखिए यहाँ पे ताज साहब के कुछ कंसर्न हैं। एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी कही कि ये इंसानियत की बात है। बिसाइड ऑल दिस पॉलिटिकल इश्यूज, हमें इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इनको एक सजेशन देना चाहता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इनको सजेशन देना चाहता हूं और थोड़ा सा कुछ रिमाइंड कराना चाहता हूं इनको रिगार्डिंग इनके जो ये हुआ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जब भी किसी ने इनिशिएटिव लिया डेली वेजर्स के लिए, इनके चाहे कमेटी फ्रेम की या कोई रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बनाई या कैबिनेट में लाया, हुआ वो उमर साहब की गवर्नमेंट में ही, चाहे वो आप 2014 की बात करेंगे और चाहे वो आज आप बात करेंगे। आज उनके आप अगर आप ये देखेंगे, इनको थोड़ा सा यहाँ पे मिसकंसेप्ट था ताज साहब को कि उन्होंने बजट में बात नहीं की। अगर आप क्लियरली बजट को देखेंगे, बजट में क्लियरली ऑन द पॉइंट ऑफ 97 क्लियरली किया हुआ था उमर अब्दुल्ला साहब ने। रेगुलेशन नहीं मेरे रेगुलेशन नहीं है, वो कंसर्न दिखाया गया है कि हम मेरी बात इनका बेहतरी करेंगे। रेगुलेशन नहीं लिखा उस पे, मैंने पढ़ा वो पॉइंट। आप कहो तो मैं अभी आपको दिखाऊं। नहीं मैं रेगुलेशन नहीं था, आप बताओ रेगुलेशन मुद्दा नहीं लिखा था, इसलिए बीजेपी के मैनिफेस्टो वाला बीजेपी ने ये कहा था हम इनके लिए कुछ करेंगे, आप बताया नहीं था। तब याद आता है जब इन्होंने सत्ता लेनी होती है, तब भाई साहब उस पे क्लियरली मेंशन है कि हम एक रोड मैप तैयार करेंगे फॉर द बेटर लाइफ ऑफ द डेली वेजर्स और एडवोकेट्स। जो बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा था वैसा ही आप कुछ करेंगे। गवर्नमेंट किसी के साथ झूठ नहीं करना चाहती है। भाई साहब मेरी बात सुनिए, हम वही कह रहे हैं जो कर सकते हैं वो जो करेंगे। लगाए गए हो, आप कहते हैं अपोजिशन की बात ना सुनो, हम किसकी बात सुनो? हम अपनी बात कर रहे हैं, हम किसी की बात नहीं सुन रहे। हम इसलिए आपको कह रहे हैं हाथ जोड़ के, ये इंसानी मुद्दा है, हमें बख्श दीजिए। सभी पॉलिटिकल लोग, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां, आप लोग हमारे भले के लिए एक बार इकट्ठे हो जाओ। अगर आपने 8,000 से 25,000 एमएलए की तनख्वाह जब हुई, सभी पार्टियों ने इकट्ठे हो गए, 25-60 हुई, तब किसी ने अपोजिशन नहीं की। 60 से 80 हुई, 80 1,60,000 हुई।
हमने अपोजिशन नहीं की, किसी ने अपोजिशन नहीं की कि ये गलत करी रूलिंग पार्टी, खाली बोलेंगे। जब अपना बेनिफिट है तो इसीलिए हम इस रियासत के बाशिंदे हैं। तो मैं अपनी बड़ी बहन से कहूंगा बीजेपी का डेप्यूटी दिल्ली जाए, वन टाइम सेटलमेंट के लिए पालिसी लेके आए, आगे होके करें। सुन लीजिए, अब आपने बहुत अनाउंसमेंट गिनवा ली, इसकी अनाउंसमेंट गिनवा ली, उसकी अनाउंसमेंट गिनवा ली, आज आप बड़ी अनाउंसमेंट गिनवा ले। मैं आपकी आवाज पीछे तो नहीं सुन पा रहा था। अगर थोड़ा सा काम पीछे वाली गवर्नमेंट ने किया था, थोड़ा काम ये गवर्नमेंट भी कर लेती। आज आपकी बड़ी वो आ रही है कि नहीं जी उसकी अनाउंसमेंट हुई, इसकी अनाउंसमेंट हुई। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो उसके हिसाब से चलेगी, जो उसकी आज आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कम से कम उमर अब्दुल्ला साहब का कि उन्होंने कम से कम एक इनिशिएटिव लिया जो नहीं हो पाया पिछले 10 साल से, जो आज आपको गुमराह कर रहे हैं कि हम आपके लिए ये करते वो करते, क्यों नहीं किया उन लोगों ने? आप ये कह रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं। अगर वो सर सत्ता में थे बीजेपी पीडीपी वाले, वो कहते हैं इनको एनसी कांग्रेस ने लगाया, हम जाएं तो जाएं, आपको इस चीज को मानना पड़ेगा ना, आपको इस चीज को मानना पड़ेगा भाई साहब, हम सब चीज को मानना पड़ेगा जिन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया था। हमें पता है आज वो कैसे आपके हमदर्द हो सकते हैं, इसीलिए वो सत्ता में नहीं आज वो आपके कैसे हमदर्द हो सकते हैं? आपसे मैं आपको टाइम एंड अगेन फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, स्टैंड विद दिस गवर्नमेंट। और यही गवर्नमेंट है जो भला कर सकती है डेली वेजेस का, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं। स्टैंड हो जाए सरकार के साथ, जो सरकार 9 से 14 पूरी ताकत से खड़े रही है इस गवर्नमेंट के साथ। और बीजेपी वाले जो 14 से लेकर 24 सरकार पे सुनिए कायसा मेरी बात, जो 14 से लेकर 24 तक बीजेपी वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहे, हम उनकी बात सुनेंगे कि हम भूखे बैठ रहे, वो लोग अपने लिए सब कुछ करते रहे। और 9 से 14 तक आप लोग रहे, आपने कुछ नहीं, आपका स्टैंड, हम अपने मुद्दे पे स्टैंड है, हमारी थाली में खाना डालिए। हम बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पाए 94 से लेके आज 92-25 है, इन 31 सालों में हमारा कसूर क्या है ये बताए। मैं सब पॉलिटिकल पार्टी से पूछता हूँ, आप कोई पे इल्जाम तलाशी, पूर्णिमा जी उसका आदमी है, ये उसका पूर्णिमा आदमी, हम जी, किसी के नहीं आपको हम अपने आप खुद देखें। आपको संशय यही था शायद कि ये एनसी और कांग्रेस द्वारा लगाए गए लोग, इसलिए क्या है रेगुलराइज कराने की जरूरत है, इनसे वोट तो आना नहीं है। नहीं विनोद जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम हमेशा डेली वेजेस के मुद्दे को हल करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और रहेंगे। आज से असेंबली में डिबेटेबल टॉपिक आता है तो हम उसके पक्ष में, हमारे जो हमारे एमएलए बैठे हैं उसके पक्ष में बैठे हुए हैं और उनकी आवाज बन के बोलेंगे। और इमरान जी ने अगर आज रोड मैप लाया है तो 1 साल बाद आई थिंक डिबेटेबल टॉपिक होगा असेंबली में, तो फिर उसके बाद देखेंगे ये 1 साल की कमेटी बनाने का क्या है, कुछ ना कुछ तो उनकी थाली में खाना डालो। जो आपको इस समय अवेलेबिलिटी है, सत्ता आपके हाथों में है, क्यों नहीं डाल रहे उनकी थाली में? आप यही सवाल पूर्णिमा जी आपसे पूछा जाए तो, यही सवाल आपसे पूछा जाए तो आपने क्यों नहीं डाला इनकी थाली में इनका राइट अधिकार? विनोद जी, हमारी जब सरकार थी, हमारी जब अलायंस में सरकार थी, आपने देखा होगा कि जो मुद्दे हमारे जम्मू के जो हमारे इंसानियत के जो मुद्दे थे उनको हल करने के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई। मुझे माफ करिए मेरी बहन, आपने आवाज उठानी थी, आपने काम करवाना था, आपकी डबल इंजन सरकार थी दिल्ली में, आपने इस काम को हल करवाना था। अगर धारा 370 आप तोड़ देते तो ये आपके लिए बड़ा मुद्दा नहीं था। जी, ताज साहब का कहना है कि आपकी डबल इंजन की सरकार थी, आप चाहते तो एक स्ट्रोक में इनको रेगुलराइज कर सकते थे, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, दिल्ली से खुला पैसा आ सकता था। मेरी बात सुनो विनोद जी, कौन सी ऐसी सरकार रही, चाहे केंद्र में भाजपा की सरकार रही, कौन सी ऐसे डेवलपमेंट के कार्य हैं जिसके लिए पैसे वहां से नहीं मिले? डेवलपमेंट से मैडम हमारा पेट नहीं भरता, हमारी थाली खाली है। मैं सड़क पे क्या करूंगा? आप सड़क पे मार्बल डाल लीजिए, मैं मैडम को क्या करूंगा? पूर्णिमा जी आप तो प्लीज, पूर्णिमा जी आपने ताज साहब जो बोलेंगे हमारे सर आंखों पर, ताज साहब जो बोलेंगे हमारे सर आंखों पर, आप नहीं बोल सकते। आपको हक नहीं है इनकी बात करने का। आपने धोखा दिया है इन लोगों को, आपने धोखा दिया है इन लोगों को। आपने इनके लिए 10 साल में कभी भी आवाज उठाई ही नहीं। आपने प्राइम मिनिस्टर के आप तो छोड़िए सेंटर में, आपने स्टेट में कभी इनके लिए बात नहीं उठाई। विनोद जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली जो शायद लग गई होगी आपको कि वो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लगाए हुए हैं, यहाँ से वोट नहीं मिलना है।
आपने इंसानियत को जो आज आप इंसानियत का राग झाप रहे हो, अगर यही तब झापा होता तो आज ये रेगुलाइज होते। आपके पास तो डबल इंजन की सरकार थी, फुल फ्लैज, सेंटर में 2/3 मेजोरिटी, यहाँ पे मेजोरिटी, किस चीज की कमी थी? आपकी सरकार है, आप रोड मैप ना बनाते हो, कितना कुछ तो उनकी थाली में डाल होगा। आप रोड मैप बनाते, पूर्णिमा जी आपकी सजेशन की जरूरत नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब बहुत कैपेबल हैं, वो बहुत कैपेबल है, इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंट हैं, उनको पता है क्या करना है। आपके सजेशंस की जरूरत नहीं है। जब आपको करना था तब आपने कुछ किया नहीं, आज आप सजेशंस देने आ रहे हैं। वी आर नॉट, हमें आपकी कोई सजेशन की जरूरत नहीं है, हमें आपकी सजेशंस की जरूरत नहीं है। जगदीप सजेशंस आपको तब देनी चाहिए थी गवर्नमेंट को जब आप पावर में थे। आपने फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की बात की कि हम सेंटर पर निर्भर हैं, इसलिए आप कमेटी बना सकते हैं, आपकी सरकार कमेटी बना सकती है, फिर बाद में कहेंगे कि ये सेंटर पैसा देगी और फिर रेगुलराइज किया जाएगा। ये एक और स्टेप है मिसलीड करने का। विनोद जी, मैं बड़े प्रेम पूर्वक सबसे गुजारिश करूंगा, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, तो बराए मेहरबानी, क्योंकि आज हम एक बड़े मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण मुद्दे पर बहस करने के लिए बैठे हैं, तो बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। इससे पहले कि मैं आपके सवाल पर आऊं, मैं फिर से इस मंच से, क्योंकि आज डेली बेसिस की बात हो रही है, तो वन विभाग में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पिछले कुछ सालों में मेडिसिन डिपार्टमेंट बनाकर जिन कर्मचारियों को लगाया गया है और उसके बाद उनको सिर्फ 20 और 21 दिन की तनख्वाह दी जाती है, महीने की तनख्वाह भी पूरी नहीं दी जा रही है और नियमित करने की बात पर उनकी कोई सुनवाई नहीं है, मैं उनकी बात इस मंच से रखना चाहता हूं। अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा सीधा ताज साहब से और पूर्णिमा जी, बजाय इसके कि हम डिस्कशन करें, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, आपको उसी में आपके उत्तर मिलेगा जी। पहली बात, मरकज में मोदी सरकार है, अभी पूर्णिमा जी बोल रही थी हमने ये किया, हमने वो किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस देश के पूर्व जो फाइनेंशियल कमिश्नर थे, उन्होंने पब्लिक डोमेन में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे मजबूर किया कि जिन जिन स्टेटों में भाजपा की सरकार रही है वहां पर पैसा कम कर दो, कटौती कर दो। ये बड़ी निर्लज्जता की बात है एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए कि वो ये कहे कि ऐसी प्रदेशों में आप कटौती कर दो जहां हमारी सरकार है। जगदीप जी एक मिनट आपसे चाहूंगा, एक मिनट चाहूंगा आपसे। जगदीप जी, जब आपको पता है कि इस तरीके से प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो फिर जनता को क्यों अशोर्ड करते हो? 61,000 लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप, हम कमेटी बना रहे हैं, फिर आप डिपेंड रहेंगे केंद्र पर, कहेंगे केंद्र ने पैसा नहीं दिया। सच बताइए, सच। विनोद जी, प्रदीप जी, एक सेकंड मैं लेना चाहता हूँ प्लीज, मैं विनोद जी को जवाब देता हूँ इस चीज का, प्लीज। इमरान भाई आप बोलिएगा, आप बीच में मत बोलिए ना। इमरान भाई 2 मिनट। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, जब भाजपा के आज विधायक जो थे ये विधानसभा के अंदर शोर में, दिल्ली साहब को नहीं समझ में आ रहा कि पुलिस जो है वो होम डिपार्टमेंट के पास है, आप कैसे प्रदेश की सरकार पर सवाल खड़ा कर सकते हैं? तीसरी बात, मैं ये आपको बता दूं कि जिस उमर अब्दुल्ला सरकार ने, कांग्रेस गठबंधन सरकार ने ये समिति बनाई है, आप ये जहन से निकाल दीजिए कि कहीं मरकज के इन दकियानूसी विचारों के नीचे दबकर हम अपने फैसले से पीछे हटेंगे। निश्चित तौर पर इनको स्थायी करने की जो हमारी कमिटमेंट है, हम उस पर पूरा उतरेंगे। और मैं एक और बात आज बता दूं, यहाँ बार बार कहा जा रहा थाली में खाना डाल दिया, थाली में खाना डाल दिया, आपने क्यों नहीं डाला, आपने क्यों नहीं डाला, ये घृणित शब्द है। हम लोग हाथ जोड़कर माफी मांगकर इन तमाम अनुबंधित और अस्थायी कर्मचारियों को इनका हक देंगे, इनकी थाली में नहीं डालेंगे, हाथ जोड़कर इनका हक इनके हाथ में थमाएंगे। उसी के लिए हम वचनबद्ध हैं, उसी के लिए हम प्रयासरत हैं और उसी के लिए ये समिति बनाई गई है। जो ताज साहब ने कहा कि हमें मीनवाइल कोई रिलैक्सेशन मिले, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले, 2-4 महीने की तनख्वाह मिले, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार इस पर भी संज्ञान लेगी और निश्चित तौर पर अगले बजट में मुझे लगता है ताज साहब इस कमेटी से विधानसभा के अंदर खड़े होकर जी। लेकिन जगदीप जी, मुझे लगता है कि ताज साहब इस कमेटी से सेटिस्फाइड नहीं है। अपनी बात रखूं, मैंने 2-3 महीने नहीं कहा, मैंने कहा अगर सरकार 1-2 महीना लेती है कमेटी का तो सरकार ले लगा पैटर्न पे हमें वो फैसिलिटी दे दे
और उसके लिए बीजेपी के एमएलए भी सरकार की मदद करेंगे, सारे लोग इकट्ठे में दिल्ली जाएं। अगर होम मिनिस्टर साहब ले लद्दाख यूटी को 25 से 45 अरब पैसा दे उनकी वेजेस करने के लिए अगर फाइनेंशियल मदद कर सकते हैं तो बीजेपी के लोगों को चाहिए और एनसी के लोगों, तमाम लोगों, सरकार पक्ष और विपक्ष दोनों इकट्ठे होकर दिल्ली जाएं। हम आपसे सहमत हैं। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। मैं ये कहता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे के हल के लिए दोनों दिल्ली जाएं, एक पैकेज लेके आए, इस मसले को हल करवाएं। जेंटलमैन चीफ मिनिस्टर हैं, हम 9 से लेकर 14 तक, इसलिए उनकी उम्मीद थी कि वो इस मसले को हल करेंगे, लेकिन 58 से 60 हो गया, हमें रेगुलाइज नहीं किया। आज उस जेंटलमैन चीफ मिनिस्टर को दोबारा मौका मिला, इसको लंबा ना खींचे, इसको 6 महीने नहीं 6 दिन में हल करना चाहिए था। इनको सब लोगों को इकट्ठा लेके दिल्ली जाएं और इस मसले को हल करवाएं। इस कमेटी से मेरा पेट नहीं भरेगा। मेरा साथी जो कत्ती मार को रिटायर हो रहा वो उसको मैं रोक नहीं सकूंगा। जो साथी बीमार है उसको मैं इलाज नहीं करवा पाऊंगा जब तक ये कमेटी रिपोर्ट देती है। हम 6 महीने रिपोर्ट, हम 1 महीना कहते हैं, 1 महीने का टाइम रखा जाए। उमर साहब से अपील है और कायद साहब से अपील है। उसके बाद हमें जो 72 महीने का पेंडिंग है वो सरकार तब तक दे दे 1 महीने के अंदर। हमें जो ले लगा पैटर्न पे जो वेतन उनको वो दे दे। आप दोगे भी कुछ नहीं। अगर डॉक्टर किसी को ऑपरेशन बताता है तो उससे पहले उसको फर्स्ट एड दिया जाता है। ये टेबलेट खाना आपका दर्द कम हो जाएगा। एक सवाल है, हमारा दर्द कम कीजिए। सर्जरी के लिए महीना ले लीजिए, 2 महीना ले लीजिए। विनोद जी एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। विनोद जी 1 मिनट लूंगा। ताज साहब मैं आपसे ये सवाल भी पूछ रहा हूँ और आपको ये मैं सजेस्ट भी करना चाहता हूँ कि वो तमाम लोग, जैसे अभी आपने बोला, जो कोई साथी 31 मार्च को रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि मैं ये व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, जमीन से जुड़ा आदमी हूँ। हजारों लोग, हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जो इस फानी दुनिया को अलविदा कह चुके, सैकड़ों ऐसे हैं जो अपंग हो चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप अपनी मांग को उठाकर सरकार के समक्ष फिर से रखें तो उसमें ये भी रखें कि जो लोग आज इस दुनिया में नहीं है उनके परिजनों को, या जो लोग बीमार हैं उनको वही तमाम सुविधाएं इंश्योरेंस के साथ जो सरकारी मुलाजिम को मिलती हैं दी जाए और उनके अगले परिजनों को जो आज इस दुनिया में नहीं है नियमित किया जाए। ये भी इसमें जरूरी भाई आपको क्लियर कर दूं। मैं थोड़ा क्लियर करूं। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर के जो 2022 से 22 जून से स्ट्राइक प्रोटेस्ट प्रोग्राम चल रहा है, 3 साल होने वाले 1 दिन हो गया। हमारी जो पहली डिमांड है SRO 64 का रेगुलाइजेशन, दूसरी डिमांड है 72 से लेकर 85 महीने का पेंडिंग, 17 महीने का पेंडिंग कश्मीर का है और 72 से 75 महीने का पेंडिंग जम्मू प्रोविंस का है। उसके साथ तीसरी हमारी डिमांड ये है कि जो साथी 60 साल का रिटायर हो घर जा रहा है उसको सारे पेंशनरी बेनिफिट दिए जाएं और 10 लाख का सरकार उसको पैसे असिस्टेंट दे, फाइनेंशियल असिस्टेंट दे। चौथी हमारी डिमांड है जो साथी इस दुनिया को छोड़कर चला गया उसको हम डेथ उसको शहीद कर देंगे ड्यूटी के दौरान, उसके परिवार के मेंबर को SRO 43 के तहत बेनिफिट दिए जाएं। और 5वीं हमारी डिमांड ये है कि सरकार दिल्ली यूटी या ले यूटी पे हमें फैसिलिटेट करे जब तक सरकार रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट नहीं करती। लेकिन 6 महीने का टाइम बहुत ज्यादा, वो हमें मंजूर नहीं है। इसलिए हम 72 घंटे की स्ट्राइक पे 20 मार्च से रात 8 बजे जा रहे हैं। तो आप दोनों जो कोalition पार्टनर हो, आप अपनी सरकार के बड़े लोगों को ये आगाह कीजिए कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हम टेबल टॉक बंद करना नहीं चाहते, लेकिन खाली टेबल टॉक पे खाली एश्योरेंस नहीं चाहिए, हमें कुछ फ्रूटफुल चाहिए। जैसे उमर साहब ने कमेटी घोषणा की, उमर साहब हमारा 72 महीने का पेंडिंग दे दें और ले लद्दाख पैटर्न में हमें कुछ दे दें। पूर्णिमा जी, अगर ऐसा बिल कोई आता है तो भाजपा उसका समर्थन करेगी। डेली वेजेस को रेगुलराइज करने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल आता है तो जैसी भी जो भी डिस्कशन हमारी असेंबली में आती है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा इंसानियत की आवाज रही है और रहेगी। और इसको डिबेटेबल टॉपिक ना बनाते हुए हमारे सक्षम LOP वहाँ पे मौजूद है, हमारे ऑनरेबल MLA वहाँ पे मौजूद है। जैसी डिस्कशन होगी उनमें अपना पक्ष विपक्ष जो भी होगा वो उसमें पूरे खड़े उतरने का प्रयास करेंगे। लेकिन पूर्णिमा जी 2014 से जून 2018 तक आप कर सकते थे, तब आप कोलिशन का बहाना मत मारिए। भाई साहब कोलिशन का आप आज बताएं, जब मेरे बहुत विनम्र प्रार्थना से के साथ जो जगदीप जी बोल रहे थे कि आप हमें एक मौका बता दीजिएगा कि कांग्रेस की एक तरफा सरकार कब हमारी जम्मू कश्मीर में बनी या कब वो सत्ता में आप लोग हो पिछले 11 सालों से कांग्रेस में ऐसे खामखा उठाए जा रहे हो। आपने क्या किया? आप ये बताइए, आपने क्या किया?
आपने तो उन प्रदेशों का भी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस था उसको कम कर दिया जहां पर आपकी सरकार नहीं थी, और ये आपका प्रधानमंत्री कह रहे हैं। आप कीजिएगा 32 हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्या कहें? क्या ये बात? और ये जो डबल इंजन की बात करते हो, ये डबल इंजन की बात कहना ही सरासर असंवैधानिक है। डबल इंजन क्या होता है? ये धमकी है लोगों को कि में हमारी सरकार है, यहाँ भी हमको वोट दो, नहीं तो हम आपके काम नहीं करेंगे। इसे तो मैं डबल थ्रेट की सरकार कहता हूँ, सॉरी धमकी की बात कहता हूँ। नहीं आपने किया है, आपने केवल और केवल पॉलिटिक्स की है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतना दम नहीं है कि दिल्ली वालों से बात कर सके। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतनी कुवत नहीं है कि आकर एलजी से बात कर सके। एलजी के सामने खड़े होने की मजाल नहीं है आपके नेताओं में। क्यों नहीं जाते दिल्ली वालों से बात करने? क्यों नहीं बात करते आप दिल्ली के लोगों से? आपकी सरकार है, आप कर सकते थे नियमित, होम डिपार्टमेंट आपके पास है, क्यों नहीं किया आपने? आज भी कर सकते हैं आप, लेकिन आप नहीं चाहते क्योंकि तेरा उमर अब्दुल्ला सरकार के सर, कांग्रेस सरकार के सर बनेगा, ये आप नहीं चाहते। आपको कोई लेना देना नहीं डेली यही सच्चा पूर्णिमा जी, इसे स्वीकार कीजिए और बंद कीजिए भारतीय जनता पार्टी का ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बंद कीजिए। बहुत हो गया, जानता है ये देश। ईवीएम से धोखा करके लाखों वोट बढ़ा के और इलेक्शन कमीशन को अपनी जेब में डालकर सत्ता में काबिज होने वाले लोग ये बता रहे हैं इस देश का संविधान कैसे चलेगा। जनता है देश। जो फजीहत हमारी अमेरिका ने की है वो भी दुनिया ने देखी है। हथकड़ी लगाकर भेजे गए हमारे लोग। हरियाणा में मैं डेली वेजर्स की बात कर रहा था अपने लोगों को नौकरियों के लिए। मैं डेली वेजर्स की बात कर रहा था, आप यूएसए में पहुंच गए। डेली वेजर ऐसे इग्नोर होते हैं, मुझे पता है साहब। डेली वेजर्स की हर जगह यही हाल है, बेरोजगारी की मार पूरे देश में है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जब अपना सब कुछ गवाकर हथकड़ियों में भेजा गया हमारे लोगों को, तब क्या ये इनके मुंह पे दही जमा था? अरे इनसे तो कोलंबिया वाले अच्छे हैं, मैक्सिको वाले अच्छे हैं, कम से कम इतनी जुर्रत तो रखी उन्होंने अमेरिका के आगे। आपको तो ट्रांसलेटर चाहिए आपकी बात सुनाने के लिए, फिर आपका ट्रांसलेटर बंद हो जाए तो आप बोल ही नहीं पाते। क्या बात करते हैं आप? क्या क्या संवारेंगे आप इस देश को? आपने क्या हालत कर दी आज, कितना टेरिफ आज आपने मस्त हालत देश में दिया है। आप मैक्सिको आप डेली वेजर्स पे बात कीजिए जगदीप जी, आपको दो मौके मिले। आपको 2002-2008 को मौका मिला डेली वेजर्स को रेगुलराइज करते। आप बात कर रहे हैं यूएसए की बेरोजगारी की, सम्मान अमान की बात कर रहे हैं। बहुमत में नहीं आई प्रदेश के अंदर। विनोद जी आप बताइए कांग्रेस कब बहुमत में आई है? जब हीलिंग टच लेकर दिवंगत मुफ्ती साहब आए, लैंड एजुकेशन के बाद आजाद सरकार चली गई। एक मर्तबा बताइए जब कांग्रेस बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर पर काबिज हुई है। आप आरोप लगाने से पहले मेरे भाई, खासतौर पर जो साथी बैठे हैं ताज साहब, ये भी याद रखें कि कांग्रेस को कभी बहुमत नहीं मिला जम्मू कश्मीर के अंदर। कांग्रेस को इतना याद है, कांग्रेस को ये याद है कि जब अमरनाथ यात्रा की अवधि कम की थी तो सामूहिक इस्तीफा दिया था मंत्रियों ने, देते डेली वेजर्स पर भी, मजा आता। फिर विनोद जी, जिस श्यामलाल शर्मा का जिक्र यहाँ हो रहा था, मैं बता दूं इन लोगों के दोगले किरदार आपको। जब तक कांग्रेस में रहे तब तक सत्ता सुख भोगा, फिर कांग्रेस छोड़ी, आज इनको उमर अब्दुल्ला सरकार की कमजोरियां याद आ गई। उस वक्त संबंधित मंत्री ये थे, क्यों इन्होंने आखिरी मोमेंट पर इस्तीफा दिया? क्या पहले नहीं दे सकते थे? सत्ता सुख भोग कर इस्तीफा दिया और आज लोगों को कहानियां सुना रहे हैं। सच्चाई ये है विनोद जी, मैं एक ही शब्द में बात, एक ही सेंटेंस में बात पूरी करूंगा। उमर अब्दुल्ला सरकार इस गठबंधन के तहत कमिटेड है कि हम अपने तमाम अस्थायी और अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, लेकिन और पैसा दिल्ली से मांगेंगे। मुझे पता नहीं था ताज साहब ने जो बोला, ताज साहब ने जो देना पड़ेगा, दिल्ली को देना पड़ेगा। ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, हमारे लोगों का जीएसटी है। ये हमें मिलेगा नहीं, हमारे लोगों के लिए नहीं मिलेगा तो किसके लिए मिलेगा जनाब? जब एक सरकार खड़ी होगी इनकी मजबूरी बना देंगे। भाजपा विधायकों को भी साथ में खड़ा होना पड़ेगा कि जब भी जो सत्ता में रहता है वो हम पे शक करता है ये अपोजिशन के लोग हैं। जब बीजेपी पीडीपी कोalition थी तो हम लोग अगर सत्ता सड़कों पे थे तो ये कहा गया कि ये उनके लगाए हैं एनसी कांग्रेस के। आज एनसी कांग्रेस सरकार है तो हमें ये सुजेशन दी जा रही है
कि आप अपोजिशन के लोगों की बात ना सुनो। भैया यहाँ मैं अपनी बात सुनाने आया हूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं माने 60,000 कैजुअल है डेली वेजर और 32,000 जो PH में लगा जम्मू कश्मीर में। हम लोग इसकी रीढ़ की हड्डी है, आप कह रहे हो, LG साहब कह रहे हैं हम रीढ़ की हड्डी है। माननीय प्रधानमंत्री साहब के सामने ये मुद्दा उठा दिसंबर 2013 में, तो सबको टाइम दिया। अब बराए मेहरबानी सभी लोग इकट्ठे हो जाए इस मुद्दे पे। जैसे 90 स्कॉर्पियो MLA सभी ने ले ली, तब किसी ने मना नहीं किया। तो हमारे मुद्दे पे आप दिल्ली जाओ, होम मिनिस्टर साहब के पास जाओ, इस मसले को हल कराओ, इसको लंबा मत खींचो। हर रोज कोई ना कोई डेली वेजर कैरी लेबर बीमारी का इलाज ना दुनिया को छोड़ के जा रहा है। हर 30-31 को कोई रिटायर होकर जा रहा है। इसको इंसानी मुद्दा ही रहने दो। सियासती भी आपके पास बहुत मुद्दे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जी पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि ये मानवता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस पर पार्टी विचारधारा से ऊपर। बिल्कुल विनोद जी, मैं ताज भाई साहब से बहुत सहमत हूँ। ये इंसानी मुद्दा है, उन बच्चों की आवाज है जिनको इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है आज। कि इन बच्चों की पेरेंट्स के पास स्कूल की फीस देने के लिए पैसा नहीं है, घर चलाने के लिए हमारे डेली वेजरों के पास पैसा नहीं है। हम उन भाई बच्चों के साथ हमेशा आवाज बन के खड़े रहे हैं। आज कोई भी डिस्कशन, मैंने पहले भी अनुरोध किया है कि अगर हमारी असेंबली में इसको डिस्कशन टेबल का टॉपिक लाया जाता है या कुछ देने की बात होती है, हमारे LOP वहां बैठे हैं, हमारे ऑनरेबल MLA वहां बैठे हुए हैं, हमेशा इनकी आवाज बनकर इनके पक्ष में खड़े रहेंगे और इनकी आवाज बनके इस सोल्यूशन में जो उनका रोल होगा उसको अदा करेंगे। जगदीप जी, हाउस के अंदर जब श्यामलाल शर्मा ने कहा था, तो उन्होंने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक MOS ने 10,000 लोगों की लिस्ट दी थी कि इनको भी शामिल किया जाए और पक्का किया जाए, तभी हम करने देंगे। आप इतने कॉन्फिडेंस से क्या कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला करवा देंगे? बड़े अति उत्साहित और आत्मविश्वास बड़ा ज्यादा है आप उमर अब्दुल्ला को लेकर के। देखिए विनोद जी, पहली तो बात, ये एक झूठे आदमी का झूठा वक्तव्य है। कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, 10,000 लोगों की सूची कम से कम अपनी विधानसभा के वो देने से रहा, ये लगभग अकल्पनीय बात है। रही बात, मैं उमर अब्दुल्ला सरकार से उत्साहित नहीं हूं, मैं इस सरकार और इस गठबंधन से उत्साहित हूं। और मैं जानता हूं कि ये बात लगभग हर पार्टी जानती है कि जो भी इस बहुत बड़े फैसले को अंजाम तक पहुंचाएगा उसका सियासी वजूद और बड़ा होगा, और यही सबसे बड़ा कारण है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, अभी पूर्णिमा जी ने इतनी लंबी लंबी बातें सुनाई यहाँ पे, ये क्यों नहीं बताती कि जब पिछले दिन आपके लोग आपके विद्यालय पर लाठियों का, तो उस वक्त जी जगदीप है जी, डिपार्टमेंट आपका है, क्यों आपने पुलिस को इस्तेमाल करने दी लाठियां? और आखिरी बात मैं पूरी करूं, हम इस मामले को लेकर बेहद संवेदनशील हैं और मैं पूर्णिमा जी से आग्रह करता हूं, आप राय मेहरबानी अगर इतनी ही कुव्वत रखती हैं तो कहीं अपने विधायकों को एक बिल लेके आए, सरकार को और थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, सरकार को एक मौका दे, एक मंच दे, आप तमाम के तमाम 29 विधायक इकट्ठे हो जाए और ये कहें कि हम नियमित करने के लिए आपके साथ है, हम मोदी जी से पैसा ला के आपको देंगे। चाहे उन्होंने कई हजार करोड़ की कटौती कर दी, छोड़ दीजिए उसको, हम आपको पैसा देंगे। लाइए अपने विधायकों को आगे, जिस LOP के इतने बड़े बड़े गाने आपने सुनाए यहाँ पे, कहिए उसको आगे आए, कहिए उसको एक प्रस्ताव पेश करें सामूहिक तौर पर। क्या करवा सकती हैं आप? जी विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीप जी, पूर्णिमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दर्शकों को बताते चले कि 2 दिन की हड़ताल है और मुझे लगता है कि सरकार को एक मरतबा फिर 3 दिन की हड़ताल है, तो सरकार को एक मरतबा फिर विचार करना चाहिए। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।